चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, प्रीवियस ईयर के छांटे हुए चुनिंदा सवाल। बनाइए पहला सवाल। तो हमारे पास करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट की डायरेक्शन तो दिखा दी गई है ना कि करंट ऐसा है। ये इस करंट की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहां से प्लेन के बाहर आ रही है और यहां से प्लेन के अंदर जा रही है। ठीक है, सिंपल ऐसा। तो पहले सवाल में मतलब पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है करंट डिक्रीज हो रहा है। यदि ये करंट डिक्रीज होगा तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होती है तो फ्लक्स डिक्रीज होता है, और जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो बनने वाला ईएमएफ उस डिक्रीजिंग फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो डिक्रीजिंग फ्लक्स को बढ़ाने के लिए ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में बाहर ही बनाएगा, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इसको ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसा। यानी करंट फ्लो होकर जाएगा ए से सी से बी की तरफ, लेकिन ये बोल रहे हैं ए बी सी की तरफ, यानी कि ये तो गलत है। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि यदि करंट इंक्रीज होता है, यदि ये वाला करंट आपका इंक्रीज होता है तो यहां से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जो है प्लेन में बाहर की तरफ वो इंक्रीज होगी, या यहां पे जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये प्लेन में अंदर की तरफ इंक्रीज होगी। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होता है तो फिर से फ्लक्स चेंज होता है, लेकिन अब की बारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करता है। तो यहां पे ये यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो उसका अपोज करने के लिए अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर बनाएगा, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इसको करंट ऐसा फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो करंट फ्लो होना चाहिए बी से सी से ए की तरफ, लेकिन ये फिर से ए सी बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। अलोंग एबीसी इफ कांस्टेंट करंट, तो भाई यदि करंट कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट होगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। अलोंग एबीसी इफ आई इंक्रीजेस, यस यही तो हम लोग बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे ना हम लोग कि यदि ये करंट इंक्रीज हुआ तो इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी। कि यदि करंट इंक्रीज हुआ तो करंट फ्लो होगा ए से बी से सी की तरफ, यानी कि ये हो गया सही जवाब। ऑलराइट, ठीक है। हाँ भाई, दूसरा बताइए। एक स्क्वायर शेप्ड कॉइल है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, 100 टन है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकंड। यानी कि ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है dB बाई dt, या डेल्टा B बाई डेल्टा t भी लिख सकते हैं। डेल्टा B बाई डेल्टा t कितना है, तो 1 टेस्ला पर सेकंड है, यानी हर एक सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में आने वाला चेंज 1 टेस्ला के बराबर का है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। अब एरिया तो कांस्टेंट है ना, डेल्टा फाई को आप क्या लिखेंगे, तो डेल्टा फाई को लिख लीजिए डेल्टा बी इंटू ए बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू आपको बता रखा है, एरिया ए निकाल लेंगे। अच्छा, ये तो एक टर्न के लिए है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल फ्लक्स के लिए, ठीक है ना। तो ये डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, ये है 1 टेस्ला पर सेकंड। एरिया कितना है, एरिया है 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये है सेंटीमीटर में, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है 100। अरे ये तो निपट गया, ये 2 0 ये 2 0 4 0 खत्म। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए। हाँ भाई, तो अगला आ गया आपका 5√3, नहीं अरे एरिया दे रखा है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड 10 रेज टू दी पावर -1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन 10 रेज टू दी पावर -4 सेकंड्स। तो फिर से आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। डेल्टा बी यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड 10 रेज टू दी पावर -4 है, घटाकर 0 कर दिया गया, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 10 रेज टू दी पावर -4 कितनी देर में, क्या, ओह सॉरी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 10 रेज टू दी पावर -1 है, कितनी देर में, 10 रेज टू दी पावर -4 सेकेंड्स में। इसको ऊपर ही लेकर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 रेज टू दी पावर -1 इंटू 10 रेज टू दी पावर +4, तो ये आ रहा है 10 रेज टू दी पावर 3 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है भाई, ऑलराइट। हाँ, हमसे पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आप फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नंबर ऑफ टर्न्स है क्या, नहीं है यहाँ पे तो अभी के लिए। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा बी
इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है, फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा होता है ना, ठीक है भाई, और बाई डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी है ये हम लोगों ने निकाल लिया है 10⁻³ एरिया कितना है, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻4 कर देंगे, और थीटा हमें दे रखा है कितना 30 डिग्री का, cos 30 इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 5, तो दिस इज 5√3 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये 5√3 वोल्ट। हाँ बताइए नेक्स्ट। तो देखिए अगला सवाल क्या है, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बिलो। ये मैग्नेट आप ऐसा लेकर आ रहे हैं, ये मैग्नेट आप ऐसा लेकर आ रहे हैं, दोनों में किसी एक मैग्नेट को पकड़ के भी आप अपना जवाब निकाल सकते हैं। ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी ऐसी, तो मैग्नेट जब ऐसा आएगा तो इससे लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी ऐसी, इस तरफ बढ़ेगी, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। वो ईएमएफ क्या चाहता था, वो ईएमएफ चाहता था कि ये फ्लक्स ना बढ़े, तो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने के लिए वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इसको ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा। ये जो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एज्यूम तो कर सकते हैं ना, बकायदा भले फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो यदि ऐसा चार्ज पार्टिकल फ्लो हुआ है इसका मतलब है कि यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, ठीक है। तो ए के ऊपर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव नेचर का चार्ज और बी के ऊपर जो है वो नेगेटिव नेचर का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। तो वही फिर से पहला सवाल आ गया है ना, कि ये हमारे पास करंट है और आपको बताया जा रहा है कि करंट इन द वायर इज इंक्रीजिंग, ये करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है वो इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जो प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंक्रीज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब प्लेन के बाहर बढ़ेगा तो कॉइल नंबर 1 अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर बना देगा। तो प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए कॉइल नंबर 1 में करंट ऐसा फ्लो होगा, और कॉइल नंबर 2 में जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर है, डायरेक्टेड है, वो बढ़ रहा है, तो उसका अपोज करने के लिए वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के बाहर बनाएगा। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि 1 में फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्लॉकवाइज सेंस में है, और 2 में फ्लो होने वाला जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ऑलराइट, ठीक है ना। ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां डायरेक्टेड है, प्लेन के अंदर। आपको यह बताया जा रहा है कि ये जो लूप जो ऐसे रैंडम शेप में है इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। सवाल पढ़ लिया ना, यही है ना सवाल। एरिया सेम ही रहेगा, कैसे? ऐसे कोई एक स्ट्रिंग है, कोई एक रस्सी है ऐसे बिखरी हुई, उसको आप स्ट्रेच करके बड़ा से बड़ा बना सकते हैं। तो कितना बड़ा बना सकते हैं? सर्कुलर शेप का बना सकते हैं। किसने बोला एक्सटेंसिबल नहीं है? सवाल पढ़िए। फ्लेक्सिबल वायर है इरेगुलर शेप का, ठीक है। इस सोन पहली लाइन है, टर्न्स इनटू अ सर्कुलर शेप। जो फ्लेक्सिबल ऐसे था, अब इसको आप ऐसे बढ़ा रहे हैं ऐसे चारों तरफ, मतलब इसको यदि आप सर्कुलर शेप देना चाहते हैं तो एक्सपैंड करा दिया आपने, तो एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स जो है वो प्लेन में अंदर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि एरिया बढ़ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट था। फ्लक्स कहां बढ़ गया? प्लेन में अंदर बढ़ गया। तो प्लेन में जब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर बढ़ गया यानी फ्लक्स बढ़ गया, तो उसका अपोज करने के लिए ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के बाहर बनाएगा। बाहर बनाएगा तो करंट फ्लो होगा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। बताइए नेक्स्ट। दो आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क हैं, वन ऑफ कॉपर है और दूसरा एल्यूमिनियम है, आर रोटेटेड अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सेस विद सेम एंगुलर स्पीड इन सेम मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कंपेयर द ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो जब दोनों की शेप साइज ज्योमेट्री सेम है, ठीक है, और ओमेगा दोनों के लिए सेम है, तो फ्लक्स का चेंज सेम टाइम इंटरवल के अंदर दोनों में सेम रहने वाला है। तो ईएमएफ कैसा होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल रिमेन सेम फॉर बोथ द कॉइल, राइट। दोनों कॉइल के लिए ईएमएफ तो सेम रहेगा, लेकिन यदि इंड्यूस्ड करंट लिखना है तो करंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर होगा। ठीक है, हमें पता है कॉपर और एल्यूमिनियम में, कॉपर और दूसरा क्या था? हाँ, एक तो कॉपर है और दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम है। तो दोनों में बताइए रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है?
कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है भाई। तो चूंकि रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा होता है कॉपर से, ठीक है, तो जहां रेजिस्टेंस बढ़ेगा वहां करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो करंट किस में ज्यादा आएगा, करंट कॉपर में ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। बताइए नेक्स्ट। चलिए आइए देखिए, अगला सवाल ये है कि एक मेटालिक रॉड है पी क्यू, ठीक है ना, लेंथ है एल, इज रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा about an axis passing through its midpoint O perpendicular to the plane of the paper in एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, जो कि यूनिफॉर्म नेचर का है और डायरेक्शन आपको समझ में आ ही गया है प्लेन के अंदर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन टू एंड्स P एंड Q। तो आपको पता है कि ये यदि एक L लेंथ का रॉड है, इस L लेंथ के रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाए जाने पर, कहां पर, तो एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर का हो, ठीक है, और ये रॉड कुछ इस तरीके से मूव करे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करता हुआ रोटेट हो रहा हो, तो इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस यानी इसके दोनों एंड के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसका एक्सप्रेशन है 1/2 इंटू बी इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, यही होता है ना। अब वो तो ठीक है, ये वाली बात तो सही है, तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब किधर हाइयर पोलैरिटी होगा किधर लोअर पोलैरिटी होगा, तो उसके लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं, या तो फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल से अपना काम चला लीजिए, या नहीं तो V क्रॉस B याद रख लीजिए कि जो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, यानी कि इस रॉड के पास वेलोसिटी कहां होगी, ऊपर, तो जो V वेक्टर मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी ऊपर होगी ना, तो V क्रॉस B बैटरी की हाइयर पोलैरिटी देता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की हाइयर पोलैरिटी किधर होगी, तो V क्रॉस B यानी कि इधर, इसके अंदर एक इमेजिनरी बैटरी जो बन रहा है, जिस इमेजिनरी बैटरी का ईएमएफ इतना है उसकी हाइयर साइड इधर है। आई बात समझ, या नहीं तो आप ऐसा सोच लीजिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, इस राइट हैंड रूल का यूज करके हम लोग किसी मूविंग रॉड का मतलब मूविंग रॉड के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं, ठीक है ना, जिसमें ये आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो थंब है वो वेलोसिटी ऑफ दी रॉड के डायरेक्शन में लाइन करते हैं, तो सेंट्रल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देता है। तो यहां पर मैंने जो रिप्रेजेंटेशन लिया है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, थंब मैंने ऐसा लाइन कर दिया, तो सेंट्रल फिंगर ऐसा, सेंट्रल फिंगर ऐसा आ रहा है, तो ठीक है। करंट यदि ऐसा है तो इधर की साइड ही हाइयर पोलैरिटी है, बैटरी के हाइयर साइड से ही तो करंट बाहर आता है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पर आप देखने जाएंगे तो इस OQ सेगमेंट में ये हाइयर पोलैरिटी इधर होगा, लोअर पोलैरिटी इधर होगा, और इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो ईएमएफ होगा 1/2 इंटू बी इंटू L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, इतना ही होगा। ओके, अब जरा इस सेगमेंट को देखिए, किसको, इसको PQ को ये ऐसा घुमा है, मतलब इसके पास तो वेलोसिटी ऊपर थी और इसके पास वेलोसिटी कहां होगी, नीचे, इसका ओमेगा कैसा है, ऐसा। तो इसके लिए जब आप V क्रॉस B करते हैं या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे तो करंट इधर आ रहा है, मतलब कि इसके लिए हाइयर पोलैरिटी इधर होगा और लोअर पोलैरिटी इधर होगा। इसमें भी जो बनने वाली बैटरी है ईएमएफ, जो बैटरी जो इमेजिनरी है उसका ईएमएफ भी इतना ही होगा, समझ आ रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंटली कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा, जिसमें यदि इस बैटरी का ईएमएफ ई है तो इसका भी ईएमएफ ई है। आपसे पूछा गया है कि P और Q के अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा, तो P और Q के अक्रॉस ईएमएफ होगा 0, ठीक है ना। इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, चलिए याद नहीं आ रहा होगा, मैं याद दिला देता हूं। सवाल कुछ ऐसा है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का विथ रेट चेंज ऑफ करंट। रेट चेंज ऑफ करंट बोले तो y एक्सिस के अलोंग आपको लेना था ईएमएफ और x एक्सिस के अलोंग रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कहने का मतलब होता है di/dt। तो ईएमएफ और di/dt के बीच का कोई रिलेशन पता है क्या, कोई फॉर्मूला पता है क्या होता है, यस। तो हम लोगों ने पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है ना, वो क्या होता है, वो फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई होता है, याद है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d∅/dt इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ di/dt, L टाइम्स ऑफ di/dt ये होता है। तो d∅/dt इज माइनस टाइम्स ऑफ ईएमएफ। ग्राफ बनाते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी तक तो हम लोग मैग्नीट्यूड में काम कर रहे थे, लेकिन ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना हो तो प्लस माइनस साइन का ध्यान रखिएगा। दिस इज L टाइम्स ऑफ di/dt, ठीक।
तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स कैसा दिखाई देता है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ऐसा स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, ऐसा वेरिएशन होगा। ओके, नेक्स्ट बताइए। सवाल थोड़ा सा अच्छा है, चलिए आइए देखिए। हाँ, तो क्या है कि एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर विथ इट्स साइड्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस इज मूव्ड विथ वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये लीजिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये यहां पर मैंने एक 10 सेंटीमीटर का लूप ड्रॉ कर लिया है। ये लूप आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की, ठीक है ना। स्क्वायर लूप की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ऑलराइट। और जो मैग्नेटिक फील्ड है कंटेनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में कहां दिखा दूंगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, पॉजिटिव जेड मतलब कि कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये एक्स था ये वाई था। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 10 raised to the power -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर along the negative x डायरेक्शन। इसका मतलब लिख रखा है कि increases by 10 raised to the power -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर as one moves in negative z डायरेक्शन। मतलब आप नेगेटिव z डायरेक्शन के along जब चलेंगे, सॉरी नेगेटिव x डायरेक्शन के along जब चलेंगे, मतलब ये तो पॉजिटिव x हो गया, इधर की तरफ जब आएंगे तो हर 1 सेंटीमीटर चलने पर मैग्नेटिक फील्ड 10 raised to the power -3 टेस्ला से बढ़ जाएगा। इसका यही मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा b बाई डेल्टा x, डेल्टा b बाई डेल्टा x मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट, ये है 10 raised to the power -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसको बदल लेते हैं पर मीटर में, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे 10 raised to the power -5 टेस्ला पर मीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to the power -2 मीटर, ठीक है। अरे सॉरी, 10 raised to the power ये ऊपर आएगा तो दिस विल बी -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 raised to the power -1 टेस्ला पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक। तो अब ये जब लूप चलेगा तो ये लूप लगातार एक हायर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से लोअर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में जा रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो वीक हो रही है ना, तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, यस बिल्कुल फ्लक्स चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर एक ईएमएफ आएगा। मैं एक बार के लिए मैग्नीट्यूड निकालता हूं, डायरेक्शन के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ईएमएफ क्या हो गया, ईएमएफ हो गया हमारे पास डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, तो डेल्टा फाई इज डेल्टा बी इंटू एरिया ए, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, वो तो 1 ही होगा, ठीक, बाई डेल्टा टी। अब पंगा ये है कि आपको डेल्टा बी बाई डेल्टा टी ना दे करके डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स दे रखा है। ओके, तो क्या किया जाए, तो ये कर सकते हैं कि एक बार के लिए डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई और डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ये तो कर सकते हैं, है ना। जैसे ही ये डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास है ना। और ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी तो वेलोसिटी होता है। तो ये हमारे पास डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10 raised to the power -1। एरिया एज इट इज, एरिया कितना हो गया, तो एरिया हो गया 100 इंटू 10 raised to the power -4 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 इंटू 10 raised to the power -2। ये लीजिए, दिस मच ऑफ वोल्ट। कितना आ गया, ये आ रहा है हमारे पास, ये 1 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 8 इंटू 10 raised to the power -5 वोल्ट, ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये लगातार एक ऐसे रीजन में जा रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब कम हो रहा है तो यानी फ्लक्स कम हो रहा है, कहां पे, प्लेन में बाहर की तरफ। तो ये क्या करेगा, ये प्लेन में बाहर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, और प्लेन में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इसको ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट बताइए। तो देखिए क्या है सवाल, कि एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है MnPQ विथ मूवेबल आर्म Mn, ठीक। तो आप ऐसा जैसे लेंथ वगैरह कुछ मेंशन नहीं है तो आप पेपर में लिख सकते हैं कि मतलब जो लेंथ ऑफ Mn है दैट इज इक्वल टू, आपने L ले लिया, ये L मान लेते हैं,
ठीक, वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी है v, मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के अंदर मोशनल ईएमएफ का सवाल है, ठीक है, रटा हुआ होगा, ईएमएफ कितना होता है मूविंग रॉड में, b इंटू एल इंटू वी के बराबर होता है। मैं फिर से बता देता हूं, इसका डेरिवेशन जो आता है वो या तो सीधा आ जाएगा, मतलब कि ईएमएफ डिराइव करके दिखाइए, नहीं तो मेंशन्ड होगा कि आप लॉरेंज फोर्स वाले मेथड से ही डिराइव कीजिए। तो वो आता है लॉरेंज फोर्स वाला मेथड डेरिवेशन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं, ठीक, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं v इंटू बी के बराबर का, और फिर वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, उससे लिखते हैं, यानी कि वही वहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है, कर लेंगे ना, ठीक है, आ सकता है। तो यहाँ पे अभी आपको बताना क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, और फिर डायरेक्शन भी आपको बताना है। तो ईएमएफ कितना है, ईएमएफ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ईएमएफ इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी के बराबर है, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेंथ ये mn हो गया, v वेलोसिटी हो गया। यहां पे रेजिस्टेंस बता दिया गया है, रेजिस्टेंस बताया गया है ना, स्मॉल r रेजिस्टेंस है, तो करंट लूप में फ्लो होने वाला कितना होगा, करंट होगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस r, यानी कि b इंटू एल इंटू वी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस r के बराबर, ठीक है, ओके ना, ये करंट है, ठीक। अब इस करंट की वजह से इस रॉड पर मैग्नेटिक फील्ड का एक फोर्स काम करेगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, पहले वो तो फोर्स की डायरेक्शन बाद में निकालिए, करंट की डायरेक्शन बता दीजिए। इसमें एम एन में बताना है, एन से एम की तरफ या एम से एन की तरफ, कैसे निकालते हैं, तो V क्रॉस B जो होता है वो बैटरी की हायर साइड बताता है, हायर साइड मतलब ये V वेक्टर की तरफ, B वेक्टर की तरफ, तो थंब ऊपर है, तो ये जो इमेजिनरी बैटरी अंदर बन रहा है उसकी हायर साइड इधर है, यानी करंट ऐसा है। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या दूसरा नियम होता था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का, यानी तो तीसरा नियम ये है कि यहां से ये रॉड ऐसा आ गया तो फ्लक्स इतने से रीजन से बढ़ गया, इतने से रीजन से फ्लक्स कहां से बढ़ गया, प्लेन में अंदर की तरफ बढ़ गया, तो प्लेन में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए क्या करेगा, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि इसको बाहर की तरफ बनाना है तो करंट इसमें फ्लो होगा ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, ओके ना। तो फिर अब इस पर ये करंट ऐसा ऊपर की तरफ है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहां काम करेगा, बताइए, किसके अपोजिट, भाई ये रॉड है, रॉड में करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो वो होता है I टाइम्स ऑफ L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। ये किसी करंट कैरिंग वायर पर है, और किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर जो दूसरा फॉर्मूला था फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का, वो था Q टाइम्स ऑफ B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन पता होना चाहिए, इसका डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है, ये तो जस्ट स्टेटमेंट है, इसका डेरिवेशन होता है, इसका डेरिवेशन आना चाहिए। तो कैसे आता है फोर्स, फोर्स आता है L क्रॉस B से, यानी कि L की तरफ यानी करंट की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए, B की तरफ कर्ल कर लीजिए, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा हमेशा लेंज लॉ से वेलोसिटी से अपोजिट दिशा में होगा, मतलब कंडक्टर के पास वेलोसिटी आगे है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहां होगा, पीछे होगा, ठीक। अगली बात आपसे ये पूछा जा रहा है कि पावर रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म, मतलब इट इज बट ऑब्वियस कि वो पावर रिक्वायर्ड पूछ रहे हैं इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए, जितनी ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला dw बाई dt, यानी पावर इज इक्वल टू f इंटू वी, ठीक। तो फोर्स कितना था, फोर्स था हमारे पास BIL इंटू वेलोसिटी v, ये BI कितना था, I था BLV बाई R इंटू L इंटू वी, यानी पावर इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस R, ठीक है ना, स्मॉल r लिखा है, ओके, ठीक है। तो आई होप ये इसका यदि डेरिवेशन वेरिएशन आता है तो देख लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ किस चीज का है, y एक्सिस के अलोंग है करंट, x एक्सिस के अलोंग है टाइम, ठीक है ना, ओके। एक कंडक्टिंग लूप है जिसका रेजिस्टेंस आपको बता दिया गया है, एरिया बता दिया गया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मली इसको बाहर निकाला जा रहा है, करंट का टाइम के साथ वेरिएशन दे रखा है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि चार्ज जो कि लूप से फ्लो हो रहा है, ठीक, तो जहां कहीं पर भी करंट टाइम ग्राफ हो और चार्ज निकालना हो, तो करंट टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या होता है, करंट टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया होता है चार्ज। तो पहले पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा एरिया विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज 1, हाइट कितना है 0.4, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.2 कूलम, ठीक।
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। बताइए भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप निकालना है तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात याद दिला देता हूं। थ्योरी में बताया था कि ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक लूप है, ठीक। इस लूप के थ्रू टाइम इंटरवल मान लेते हैं t से लेकर के t प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। फ्लक्स का कुछ चेंज है, फ्लक्स का चेंज है फाई से लेकर के फाई प्लस डेल्टा फाई, फाई प्लस डेल्टा फाई, ओके। तो यहां पर ईएमएफ कितना लिखते हैं? ईएमएफ हम लोग लिखते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, एक बार के लिए लिख रहा हूं, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये लिखते हैं ना। यदि ये ईएमएफ है तो करंट क्या होगा? करंट होगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस आर, राइट। यानी कि करंट कितना है? तो करंट है 1/r टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। इस करंट को क्या लिखते हैं? करंट को लिख सकते हैं ना डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ओके। करंट की तो डेफिनेशन यही होती है। तो दिस इज इक्वल टू 1/r टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ओके। डेल्टा टी निपट गया। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू 1/r टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई होता है, ओके। तो यहां पे अभी आपको चार्ज फ्लोन की वैल्यू पता है कितना है? 0.2 कूलम। रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर दे रखा है आपको, कितना रेजिस्टेंस? 10। क्या पूछा गया है? चेंज इन फ्लक्स पूछा गया है। तो डेल्टा फाई का जवाब कितना आ गया? दिस इज r टाइम्स ऑफ चार्ज फ्लोन, यानी कि r है हमारे पास 10 ओम और चार्ज फ्लोन था 0.2, तो चेंज इन फ्लक्स आ गया 2। फ्लक्स की यूनिट, फ्लक्स का यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर दे फिर वेबर, ठीक है ना। चलिए तीसरे पार्ट का जवाब बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। तो यदि आपके पास चेंज इन फ्लक्स आ चुका है तीसरे पार्ट के लिए, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी इंटू ए, या यहां पर आपको बताया क्या जा रहा है कि ये एरिया चेंज हुआ है, सॉरी, तो इसको ऐसा लिखिएगा कि दिस चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए होगा। सवाल में बताया क्या गया है कि एरिया आपने बाहर निकाला है, ठीक। तो एरिया बदला होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर का रहा होगा, तो आपको एरिया की वैल्यू बता ही दी गई है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा ए। तो डेल्टा फाई से मेरे कहने का मतलब है कितना? 2, और एरिया कितना है? एरिया है 10 इंटू 10 रेस टू दी पावर -4, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना 4th को पेपर सॉल्व करते टाइम, तो ऐसा एक काम कीजिएगा कि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऐसे हाईलाइट करते चलिएगा, ठीक है। माइंड में भी साइकोलॉजिकली फिर भी रेडी रहिएगा कि जैसे जो यूनिट्स है वो यूनिट कन्वर्जन में कहीं पर फाइनल स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लोग गड़बड़ी तो करते हैं, ठीक। चलिए अगला बताइए। देखिए जो स्क्वायर लूप है उसकी साइड बता दिया गया है, साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर पीछे से चलना स्टार्ट करता है। कहां पीछे से? तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है उसके 30 सेंटीमीटर पीछे से ये चलना स्टार्ट करता है। कितनी स्पीड से? तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला। हमें प्लॉट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ, ठीक है। ये वाई एक्सिस के अलोंग फ्लक्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम, ठीक है। हाँ, तो कितनी देर में ये जो लूप है, ये देखिएगा, ये लूप कितनी देर में यहां से चलते चलते यहां आ जाएगा? 3 सेकेंड्स, 10 सेंटीमीटर की स्पीड है, 30 सेकेंड ट्रैवल करने में टाइम लगेगा 3 सेकेंड का। तो पहले 3 सेकेंड कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब इसको यहां से चल के यहां तक आने में कितना समय लगेगा? यानी कि अपनी लेंथ 20 सेंटीमीटर को कंप्लीटली अंदर लेकर आने में 2 सेकेंड। तो कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से ये जो फ्लक्स है लीनियरली बढ़ते 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 5th सेकेंड पर मैक्सिमम वैल्यू का हो जाएगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो यहां पे वो मैक्सिमम वैल्यू निकालकर लिख दीजिएगा, दैट इज b इंटू ए के बराबर का हो जाएगा। b है आपके पास 0.1 और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 400 इंटू 10 रेस टू दी पावर -4 के बराबर, ठीक है। ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स किस में लिखा है? टेस्ला मीटर स्क्वायर में, और टाइम किस में ले रहे हैं? सेकेंड्स में ले रहे हैं, ठीक है। ये सब ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे तो यूनिट वगैरह भी लिख दीजिएगा उसमें, ठीक। अब बताइए कि इस कॉइल को यहां से चलते 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 यहां तक आने में कितना समय लगेगा? नहीं, 8 सेकेंड नहीं लगेगा, ये 20 सेंटीमीटर तो अंदर आ ही चुका है, इसको बस 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर और चलना है, तो 6 सेकेंड और लगेगा। यानी कि 5th से 11 सेकेंड तक मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है,
ठीक, स्पीड कांस्टेंट है, 2 सेकंड में यदि ये अंदर आया है तो अगले 2 सेकंड में 11th के बाद बाहर आ जाएगा, यानी कि 11 से 13 सेकंड पर फ्लक्स घटते 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 जीरो हो जाएगा यूनिफॉर्म तरीके से। ठीक है ना भाई, ये फ्लक्स हो गया। तो दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ प्लॉट बताओ। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग अब हम लोग ईएमएफ ले लेते हैं जो कि वोल्ट में मेजर करेंगे और टाइम फिर से हम लोग सेकेंड्स में मेजर करेंगे। ठीक, तो पहले 3 सेकंड में फ्लक्स ही नहीं है तो ईएमएफ भी नहीं होगा। तीसरे से 5वें सेकंड में, तीसरे से 5वें सेकंड में बताइए ईएमएफ कैसा होगा। तो ईएमएफ होता है माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा फाई से यहां पर कहने का मतलब हो गया माइनस बी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसको डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्यों लिखा, क्योंकि हर सेकंड इस लूप का कुछ ना कुछ एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। तो वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है वो एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। वैसे यही डी फाई बाई डी टी कहने का मतलब होता है, डी फाई बाई डी टी कहने का मतलब है ये एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा पूरे तीसरे से 5वें सेकंड में कैसा है, एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा। और यहां पर आ गया माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि तीसरे से 5वें सेकंड में आपको ये ग्राफ नीचे की तरफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का ड्रॉ करके दिखाना है। क्या होगा, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे ये बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यूज न्यूमेरिक टर्म्स में गिवन है, तो यहां पे आपको नंबर लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, तो ये जो भी चेंज इन फ्लक्स था ना, ये फ्लक्स, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास चेंज इन फ्लक्स की तो वैल्यू है ना, ये चेंज इन फ्लक्स ये रहा, तो इसे क्या करना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस चीज को 2 से डिवाइड करके लिख लीजिए। यस, ये वाली वैल्यू कितनी है, तो ये 0.1। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 200 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, यही होगा ना। फिर उसके बाद 5th से 11th सेकंड में, 5th से 11th सेकंड में फ्लक्स कांस्टेंट नेचर का है। फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ 0 होगा। और 11 से 13th सेकंड में, 11 से 13th सेकंड में ये स्लोप आपका नेगेटिव हो गया है। स्लोप नेगेटिव हो गया है तो ईएमएफ माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी था, तो माइनस माइनस वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर ये वाली जो वैल्यू है ये वही वैल्यू होगी। ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसको मैं 20 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख देता हूं वोल्ट। तो ये हो जाएगा प्लस 20 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ठीक है ना, ऑलराइट। तो बिल्कुल ऐसा सही वेरिएशन किसका होगा, करंट का। बस करंट के मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, तो जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है उसको रेजिस्टेंस आर से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ऐसा सही वेरिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। तो करंट इन प्राइमरी कॉइल ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर। ठीक है, यानी कि चेंज इन करंट कितना दे रखा है, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर हो गया। ठीक है, डेल्टा टी कितना दे रखा है, तो चेंज इन टाइम इज 0.04 सेकेंड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि M इज इक्वल टू 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं याद दिला देता हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू φ2 बाई I1 होता है। यहीं से हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, या दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम एज EMF in coil number 2 divided by rate of change of current in the neighboring coil। ठीक, तो कुछ वैसा सही सीन दिखाई दे रहा है कि डेल्टा आई है हमारे पास, डेल्टा टी है हमारे पास, और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो जो EMF की वैल्यू है वो EMF इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ DI बाई dt या डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिख दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया 0.5 इंटू 4 बाई 0.04। ठीक है, कितना आ गया ये 50 ना। ठीक, नेक्स्ट बताइए भाई। इसका स्लोप एक जैसा है हर जगह। ठीक है, कहीं पे भी वैल्यू ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन है। ठीक ना, मैथ्स इतनी भी वीक मत कर लीजिए कि स्लोप नहीं निकालना है। दो कॉइल है C1 एंड C2। ठीक है, प्लेस क्लोज टू ईच अदर, मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 लिंक्ड विद कॉइल C2 वेरीज विद करंट I1 फ्लोइंग इन C1 एज शोन इन द फिगर। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है फ्लक्स का, करंट के साथ वेरिएशन दे रखा है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू φ2 डिवाइडेड बाई I1, यही है ना। तो कोई सी भी एक करंट की वैल्यू लीजिए, यदि आप 2 लेंगे तो फ्लक्स होगा 5, 4 लेंगे तो फ्लक्स होगा 10, 6 लेंगे तो फ्लक्स होगा 15।
ठीक है, तो फ्लक्स की कोई सी भी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि ये हम लोगों ने ले लिया 10 और करंट कितना है 4, तो ये कितना है 2.5 हेनरी है, ठीक, क्योंकि ये वेबर में दे रखा है और ये एम्पियर में, तो वेबर पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, हेनरी, ऐसा यूनिट का ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 100 वोल्ट्स 40, ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर होता है, तो दिस इज इक्वल टू ईएमएफ बाई di/dt होता है, तो दिस di/dt इज इक्वल टू ईएमएफ हमें कितना दे रखा है 100 डिवाइडेड बाई 2.5, यस कितना आ जाएगा 40, ठीक है, 40 यूनिट क्या लिखेंगे, एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड। नेक्स्ट बताइए। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए डाला था क्योंकि इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया है, ठीक है, तो कई बार म्यूचुअल इंडक्शन पूछते हैं, तो क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा, इंडक्शन पूछा गया है कि इंडक्टेंस पूछा गया है। इंडक्शन फेनोमेना होता है, फेनोमेना कैसा, तो जिसमें हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं, दोनों कॉइल एक दूसरे के आस पड़ोस में रखे हुए होते हैं, जिसमें एक कॉइल से फ्लो होने वाले करंट को चेंज कराते हैं तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ये एक फेनोमेना है, फेनोमेना, ठीक है, तो यदि इंडक्शन पूछा जाएगा तो फेनोमेना लिख के आइएगा। इंडक्टेंस पूछा गया है तो इंडक्टेंस एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, वैसे ही इंडक्टेंस, ठीक, तो ये इंडक्टेंस क्या होता है, तो यही जो दो फॉर्मूले हम लोग लिख रहे थे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू phi2 by I1, या नहीं तो दिस इज इक्वल टू ईएमएफ इन कॉइल नंबर 2 डिवाइडेड बाई di/dt होता है। तो आप यहां से मन करे यहां से डिफाइन कर दीजिए, यहां से मन करे यहां से डिफाइन कर दीजिए कि इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी, ठीक है, यानी तो ऐसा बोल लीजिए कि इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी, ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये शेप साइज ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स पर, दोनों कॉइल की शेप साइज ज्योमेट्री कहने का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिलेटिव ओरिएंटेशन एंड पोजीशन पर, ठीक है, दोनों कॉइल्स का रिलेटिव ओरिएंटेशन पोजीशन चेंज किया जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल जाएगा, ठीक है, मीडियम पर भी डिपेंड करता है, जैसे दो कोएक्सियल कॉइल के लिए फॉर्मूला याद किया था ना, म्यू नॉट म्यू आर इनटू n1 n2 इनटू a इनटू l, ठीक है, n1 n2 स्मॉल n है, तो मैं ये कह रहा था कि मीडियम पर भी ये डिपेंड करता है, ऑलराइट, ये फैक्टर अफेक्टिंग हो गया, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, ठीक, चलिए दूसरा सवाल बताइए। हाँ, एक और इसके बारे में बात रखिएगा याद कि किसी गिवन पेयर ऑफ कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक ही वैल्यू होती है ना, चाहे आप पहले से करंट फ्लो कराएं और दूसरे से फ्लक्स लिखें तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही आएगा जितना दूसरे से करंट फ्लो कराकर पहले से फ्लक्स लिखने पर आता, ठीक, अगला बताइए। यदि फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता था म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, दोनों वायर के बीच का सेपरेशन है r, ठीक, यदि दोनों वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और दोनों वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो यहां पर देखिए, इसमें करंट है I1 ऊपर की तरफ और इसमें करंट है I2 नीचे की तरफ, तो इस पर एक फोर्स लगेगा ऐसा, इस फोर्स का नाम रख दीजिए F1, ठीक, और ये वाला जो सेगमेंट है I2 वाला, ये वाला, इस पर फोर्स काम करेगा ऐसा, इस फोर्स का नाम F2 रख दीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर जब आप F नेट निकालेंगे किस पर, लूप पर, तो F नेट कितना होगा, F1 होगा F नेट होगा F1 माइनस F2, ठीक है ना। F1 कितना लिख लें, तो F1 हम लोग लिख लेंगे म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2π, इन दोनों के बीच का सेपरेशन x, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो फोर्स है ना, ये एक यूनिट लेंथ पर फोर्स है, किसके यूनिट लेंथ पर, इसकी टोटल लेंथ कितनी है a, तो यदि एक यूनिट लेंथ पर फोर्स इतना है तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ F2, तो F2 कितना होगा, F2 होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πx प्लस a, क्योंकि ये वाला वायर और ये वायर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन x प्लस a है, तो फिर से ये जो फोर्स है ये किस पर है, इस पर, इसके एक यूनिट लेंथ पर है, इसकी लेंथ भी कितनी है, इसकी लेंथ भी a है, तो a से कर दीजिए मल्टीप्लाई,
ठीक, तो यहां से बताइए हम लोग क्या बाहर ले लें, म्यू नॉट बाहर हो गया, I1 बाहर हो गया, I2 बाहर हो गया, A बाहर हो गया, बाई 2 पाई बाहर हो गया, तो 1/x माइनस टाइम्स ऑफ 1/x+a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, वो जो सवाल अभी किया ना कि यहां पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I, क्वेश्चन है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सिस्टम सोन। हाँ बताइए, इसके लिए यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ लिया जाता तो क्या करते? देखिए सुनिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग कैसे लिखते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं फ्लक्स। तो वो फ्लक्स किसी सिस्टम से इज समथिंग समथिंग इनटू करंट आई होता है ना, तो वही समथिंग समथिंग आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स पर यूनिट करंट। अब मैंने तो यहां करंट दे दिया है जानबूझकर, आई हो सकता है सवाल में करंट भी ना दिया हो। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप इससे करंट असाइन कीजिए और इससे फ्लक्स लिखिए, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि फ्लक्स होता है बी डॉट ए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इससे करंट इमेजिन कीजिए और फिर इससे फ्लक्स लिख दीजिए। तो वो जो आप फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स से समथिंग समथिंग इनटू आई आएगा, वही समथिंग समथिंग आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक, तो अब पंगा ये है कि फ्लक्स यहां से लिखेंगे कैसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहां पर 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 कुछ और है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू का है, तो फ्लक्स लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? फ्लक्स लिखने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि एक काम कीजिए, यहां से r डिस्टेंस दूर आ जाइए, इस स्ट्रेट वायर से, इस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस दूर आइए और यहां पर एक कट लगा दीजिए ऐसा। ठीक, फिर इसी स्ट्रेट वायर से r प्लस dr डिस्टेंस दूर आइए, यानी कि ये जो दो कट मैंने लगाए हैं, इन दोनों कट के बीच में एक बहुत ही छोटा सा सेपरेशन है dr। dr एक इनफाइनाइटली स्मॉल सेपरेशन है। ठीक, तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, इस छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से एक छोटा सा फ्लक्स डी फाई लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, मतलब इस छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया अंदर मान लेते हैं, और इस स्ट्रेट वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंटल रीजन में, यानी कि ये जो एलिमेंटल रेक्टेंगुलर रीजन है वहां पर कहां होगा? अंदर की तरफ होगा। तो ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई है, दिस इज इक्वल टू बी इंटू ये छोटा सा सरफेस एरिया डी ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब बी क्या लिखें? बी क्या लिखें? तो बी इस इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस आगे आपको लिखना है। बी लिखने में ऐसा मत सोचिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर आर डिस्टेंस आगे कुछ और होगा और आर प्लस डी आर डिस्टेंस आगे कुछ और होगा, ये नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि डी आर बहुत छोटा है। जो मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर है वही मैग्नेटिक फील्ड आर प्लस डी आर डिस्टेंस पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी लिख लेंगे? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एरिया क्या लिखेंगे? तो एरिया इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितना है? लेंथ है a, और विड्थ कितना है? विड्थ है dr। ठीक है, cos ऑफ 0 डिग्री कितना हो गया? 1। तो आप बोलेंगे कि ये तो एक छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से छोटा सा फ्लक्स है, हमें इस पूरे 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 रीजन से फ्लक्स लिखना है। तो ऐसे दूसरे जितने भी छोटे 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 एलिमेंटल स्ट्रिप बनेंगे, सबसे ऐसा ही छोटा 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 फ्लक्स बनेगा। इन सभी फ्लक्स को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे कहां से कहां तक? तो जोड़ेंगे x से लेकर के x प्लस a तक। तो ये हमारे पास आ गया नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू ये म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, बाई 2 पाई बाहर, a बाहर, इंटीग्रेशन किसका रह गया? इंटीग्रेशन रह गया dr बाई r का। ठीक है, बताइए क्या होता है dr बाई r का इंटीग्रेशन? ठीक है, हाँ। तो ये कहां से कहां? x से लेकर के x प्लस a तक। तो ये आ रहा है हमारे पास म्यू नॉट आई a बाई 2 पाई। ठीक है, दिस इज ln r।
x से x प्लस ए तक। तो ये लीजिए फाइनल आंसर मैं इधर लिख देता हूं कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई एल एन, ठीक, x प्लस ए बाई एक्स यानी कि 1 प्लस ए बाई एक्स, ठीक। तो ये फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट आई, यानी कि म्यू नॉट इंटू ए बाई 2 पाई इंटू एल एन 1 प्लस ए बाई एक्स, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी देख लीजिएगा, अभी कौन सा सवाल कर रहे थे, 6.7, यस 6.17 होगा। उसमें क्या है कि इसके पास सामने की तरफ एक वेलोसिटी है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में इसके पास सामने की तरफ एक वेलोसिटी है। पहला सवाल यही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है, तो उसका आंसर यही है, ठीक है। दूसरे पार्ट में ईएमएफ निकालने को बोला है, तो ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे उस एनसीईआरटी के सवाल में कि ईएमएफ निकालने के लिए डी फाई बाई डी टी करेंगे, लेकिन यहां तो टाइम का कोई टर्म है ही नहीं, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा। तो आपको सवाल के अंदर वेलोसिटी दे रखा है, तो इस एक्सप्रेशन में मतलब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला एक्सप्रेशन है इसमें dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दीजिएगा, ताकि ये dx बाई dt बन जाए वेलोसिटी v, ये क्या बन जाए, वेलोसिटी v बन जाए, इनटू ये d फाइव बाई dx कर दीजिएगा। तो बस इसी एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। हाँ क्या, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में दे रखा है, मैं तो ये बता रहा हूं, ठीक है। तो बस यही है, एल एन 1 प्लस समथिंग का डिफरेंशिएशन करना है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा, फिर ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, a x रेज टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा। सब सिखा तो रखा है सब। देखिए ये v दे रखा है, मैं ये कह रहा था कि इसमें वेलोसिटी दे रखा है एनसीईआरटी के उस बैक एक्सरसाइज में। प्रॉब्लम नंबर, चैप्टर कौन सा है, EMI 6 है ना, तो 6.17 प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर वेलोसिटी दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तक आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसमें ईएमएफ पूछ रखा है, तो ईएमएफ निकालने के लिए यदि यहां टाइम का टर्म होता तो सीधा इसी को डिफरेंशिएट कर देते, फ्लक्स वाले में इसको डिफरेंशिएट कर देते, इसको ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है। हालांकि इस लूप के लिए जो वेलोसिटी है वो गिवन था, तो मैंने बोला कि dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये जो dx बाई dt है वो वेलोसिटी है। हेंस अब ये ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन होगा वो ईएमएफ क्या होगा, तो दिस इज v टाइम्स ऑफ d फाई बाई dt, यानी v टाइम्स ऑफ d बाई dt ऑफ ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या है, फ्लक्स का एक्सप्रेशन है म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन 1 प्लस ए बाई एक्स, ये है, ठीक है। बस इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो लीजिए ये v बाहर, म्यू नॉट बाहर, i बाहर, a बाहर बाई 2 पाई बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस a बाई x, ठीक। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अंदर वाले फंक्शन को और डिफरेंशिएट करना है, तो अंदर वाले फंक्शन 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 0, तो बस इसी a बाई एक्स को डिफरेंशिएट करना है। a बाई एक्स का डिफरेंशिएशन ये a, ठीक है, x रेज टू दी पावर -1 लिख दीजिए, वो -1 आगे आया तो -1, x रेज टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन, -1 आगे आ गया, x रेज टू दी पावर -1, x रेज टू दी पावर -2 हो गया, ठीक। ये ईएमएफ इज माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी था, तो ये माइनस से निपट गया, तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, वेलोसिटी इंटू म्यू नॉट इंटू आई, वेलोसिटी इंटू म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, तो दिस इज x अपॉन x प्लस ए इंटू ये a ऊपर भी है और नीचे x स्क्वायर और होगा, लीजिए ये है हमारे पास किसका आंसर, ईएमएफ का आंसर, ठीक है। ये बताइए, नेक्स्ट बताइए। तो ये बोला जा रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न इज 108 मिली हेनरी, तो सेल्फ इंडक्टेंस है 108 मिली हेनरी, किसके लिए, उस सोलेनॉइड के लिए जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 600, ठीक। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स विल विद द सेम लेंथ होगा, तो टर्न डेंसिटी सेम होगा, सेम रेडियस है एंड सेम मीडियम विल बी। तो आपको पता है कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या,
सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल होता है ना, ठीक है। तो ये म्यू नॉट इंटू, आप इसे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन का स्क्वायर बाई, ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक एल, क्या, अरे वो एक एल से एल उड़ा दिया ना, हाँ ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब दूसरे सिचुएशन में सेल्फ इंडक्टेंस लेट से एल है, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 500 है, ठीक है। तो ये एल डिवाइडेड बाय 108 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 500 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 600, यही होगा ना। तो ये कितना आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज 25 बाई 36। तो L की वैल्यू कितनी आ रही है, 108 इंटू 25 बाई 36, कितना आ रहा है, दिस इज 75। आ गया ना गच्चा। चलिए बताइए, अगला बताइए। तो क्या दे रखा है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। यदि 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो टर्न डेंसिटी कितना हो गया बताइए, यानी 1500 टर्न्स पर मीटर लिख दूं, ठीक है ना, चलेगा। फिर उसके बाद स्मॉल लूप है जिसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेस्ड इनसाइड सोलेनॉइड, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। नॉर्मल टू इट्स एक्सिस का मतलब समझ रहे हैं कि ये है सोलेनॉइड, ठीक है। और इस सोलेनॉइड के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर ये ऐसा कोई एक कॉइल रखा हुआ है, इस कॉइल का, ठीक है, स्मॉल लूप ऑफ एरिया, ये जो कॉइल है इस कॉइल का एरिया कितना है, कॉइल का एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। करंट कैरिड बाय सोलेनॉइड, मतलब शुरुआत में ये यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का है, तो ये 2 एम्पियर से करंट चेंज होकर हो गया कितने का, 4 एम्पियर का। तो करंट चेंज होगा तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू डेल्टा आई के बराबर। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। और ये टाइम आपको दे रखा है कितनी देर में, तो जो डेल्टा टी है वो बता रखा है 0.1 सेकेंड्स का। व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई को हम लोग क्या लिखेंगे, तो दिस इज डेल्टा बी इंटू एरिया बाई डेल्टा टी, ठीक है, ओके। तो ये डेल्टा बाई की डेल्टा बी की जगह हम लोग लिख रहे हैं म्यू नॉट इंटू एन इंटू डेल्टा आई इंटू एरिया बाई डेल्टा टी। हर चीज की वैल्यू हमें पता है ही सही, तो म्यू नॉट हो गया हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, स्मॉल एन है 1500 का, स्मॉल एन कितने का है, 1500 का। डेल्टा आई बाई डेल्टा टी हो गया हमारे पास कितना, तो दिस इज 2 बाई टाइम, टाइम इज 0.1, और एरिया, एरिया इस छोटे वाले का है विच इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴। इसी में किसी दूसरे सवाल के अंदर हो सकता है कि आपको ये जो दूसरा छोटा वाला कॉइल था इसके भी नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए जाएं, तो इसका भी जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा उससे फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर, ओके, ठीक है। बताइए नेक्स्ट। तो सवाल ये है कि करंट फ्लोइंग इन 2 कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 16 एंड 12 मिली हेनरी आर इंक्रीजिंग एट सेम रेट। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डी आई बाई डी टी है वो सेम है दोनों कॉइल के लिए, ठीक, सही है। तो फिर पावर सप्लाइड टू द 2 कॉइल्स आर इक्वल, पावर भी सेम है, पावर भी सेम है, दोनों कॉइल पर जो सप्लाई किया जाने वाला पावर है वो पावर कैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी, है ना। यदि डी आई बाई डी टी दोनों कॉइल के लिए सेम है तो दोनों कॉइल के लिए जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन होगा यानी ईएमएफ 1 बाई ईएमएफ 2, दिस इज इक्वल टू L1 बाई L2, यानी कि 16 बाई 12 यानी कि 4 बाई 3 होगा, ठीक। हाँ, दूसरा है आपके पास क्या,
दूसरा है करंट, करंट, ठीक है। तो दोनों कॉइल में आ गया ईएमएफ, कॉइल में यदि ईएमएफ आ गया तो कॉइल में करंट भी तो फ्लो होगा। किस करंट की बात हो रही है वो समझ रहे हैं? कौन से करंट का रेशियो है? इंड्यूस करंट का रेशियो है, इंड्यूस करंट। तो वो इंड्यूस करंट का रेशियो कैसा होगा, कैसे निकालेंगे? तो एक कांस्टेंट रेट से करंट चेंज करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स से इनको पावर सप्लाई किया जा रहा होगा, ठीक है। और जो एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई किया जाने वाला पावर है वो पावर दोनों कॉइल में सेम है, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 हम लोग क्या लिखेंगे? इसके अक्रॉस EMF इनटू करंट पहले के अक्रॉस, दिस इज इक्वल टू दूसरे के अक्रॉस बनने वाला EMF इनटू दूसरे के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट, ठीक। तो यहां से ये हमारे पास EMF इन फर्स्ट कॉइल टू द EMF इन सेकेंड कॉइल, दिस इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई I1 आ रहा है। तो EMF का रेशियो है हमारे पास कितना? 4/3, दिस इज I2 बाई I1 है। तो I1 बाई I2 क्या होगा? ठीक है 3/4। तीसरे पार्ट का आंसर बताइए। एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कॉइल्स। तो एनर्जी का रेशियो तीसरे पार्ट के लिए U1 बाई U2, इंडक्टर है ना कॉइल, तो कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी कितना होता है? कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी होता है हाफ L1 I1 स्क्वायर टू द हाफ L2 I2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया L1 बाई L2 यानी कि 4/3 इंटू 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16, ठीक है। तो ये 3 ये 4, तो दिस इज 3/4। ऑल राइट। एक सर्कुलर कॉइल है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 20, रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर। तो ये सवाल किस टॉपिक का है वो समझ आ रहा है ना? यस, एसी जनरेटर का है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल के बारे में बात हो रहा है। मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला बताइए। यस, तो मैक्सिमम ईएमएफ E इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग N इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, ठीक है। क्योंकि ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है कितना? 20। मैग्नेटिक फील्ड है कितना? 3 इंटू 10⁻⁻²। एरिया कितना है? एरिया हो गया पाई इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁻4 और ओमेगा है हमारे पास 50, ठीक। ये लीजिए। और एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0। एवरेज 0 क्यों होता है? ईएमएफ की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि ईएमएफ का जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे जो आता है वो होता है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो एक कंप्लीट साइकिल के बाद एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। हाफ ऑफ द साइकिल में पॉजिटिव है, अदर हाफ ऑफ द साइकिल में नेगेटिव है। यदि कॉइल का रेजिस्टेंस है 10 ओम तो फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल एंड एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, ठीक है। तो करंट क्या होगा बताइए? करंट I इज इक्वल टू E बाई R होगा, ठीक है। हाँ, BLV कहां से आ गया? नहीं, गलत कह रहे हैं। BLV तो वो एक मूविंग रॉड में आता है ना, ये रोटेटिंग कॉइल है जिसमें लेंथ वगैरह नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस ये दे रखा है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? E बाई R हो गया, ठीक। अब एक बार हमारे पास ये EMF आ गया, हाँ रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस है 10 ओम का। तो पावर कितना हो गया? पावर इज इक्वल टू I² R कर दीजिएगा, पावर इज I² R कर दीजिएगा, ठीक है। बताइए नेक्स्ट। चलिए मैं बताता हूं, देखिए एक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप है XY प्लेन में, ठीक है। ये है X एक्सेस, ये है Y एक्सेस, ठीक है। ये XY प्लेन में इस 4 शेप के कॉइल हैं मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट स्पीड V इज इक्वल टू VI कैप। मतलब कि जो भी कॉइल है हमारे पास, जैसे एक बार के लिए मैं स्क्वायर कॉइल के इसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्क्वायर लूप के बारे में, ये VI कैप मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से पॉजिटिव X एक्सिस की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव Z डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF ड्यूरिंग द पासेज ऑफ दिस लूप आउट ऑफ फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर। देखिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बस यहीं तक एग्जिस्ट करता था, ठीक है, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता था। अब इसको हम लोगों ने निकाला बाहर, तो आपसे यह पूछा जा रहा है, कि जब ये बाहर आ रहा है, अरे सुन लीजिए,
क्या? जब ये बाहर आ रहा है तो इन चार शेप ऑफ द कॉइल में किसमें ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा? तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक, तो ये जब बाहर आ रहा है तो एरिया ही तो चेंज हो रहा है, एरिया ही तो चेंज हो रहा है। ठीक, मैग्नेटिक मतलब इसको आप लिख सकते हैं दिस इज बी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। यदि मैं इस स्क्वायर लूप के बारे में बात करता हूं, देखिए स्क्वायर एक्सटेंड कर देता हूं, ये रेक्टेंगुलर लूप हो गया, ये सर्कुलर लूप हो गया और ये इलिप्टिकल लूप हो गया। ठीक, जब ये बाहर आ रहा है, जब ये बाहर आ रहा है तो हर सेकेंड जो डी ए बाई डी टी होगा, यानी कि एरिया की वो वैल्यू जो पर सेकेंड इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है, वो किसमें सेम होगा और किसमें सेम नहीं होगा, बस इतना सही सवाल है। तो जब ये स्क्वायर लूप बाहर आया तो हर सेकेंड ऐसा एक रेक्टेंगुलर इस टाइप का एरिया बाहर आएगा। ठीक है, जब ये बाहर आया तो ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया dt टाइम के अंदर बाहर आया। जब ये बाहर आएगा, ये सर्कुलर लूप जब बाहर आएगा तो इस लूप के अंदर पहले तो ये वाला एरिया बाहर आएगा dt टाइम के अंदर, उसके बाद इससे बड़ा एरिया बाहर आएगा, इसके बाद उससे बड़ा एरिया बाहर आएगा। आ रही बात समझ? यानी कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इन दोनों के लिए तो एक जैसा था। आइडिया लग गया होगा कि इसमें भी क्या होगा कि dt टाइम के अंदर ये वाला एरिया बाहर आया, उससे अगले dt टाइम में फिर ये वाला एरिया बाहर आया, उससे अगले dt टाइम में फिर और बड़ा एरिया बाहर आया। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इन दोनों के लिए तो एक जैसा नहीं है। इन दोनों के लिए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, वेयरएज इन दोनों के लिए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कैसा होगा? एक जैसा। जिसके लिए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी यानी कि हर सेकंड मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने वाला जो एरिया होगा वो यदि एक जैसा होगा तो उसमें ईएमएफ कांस्टेंट वैल्यू का होगा। समझ गए? तो ईएमएफ कहां पे कांस्टेंट रहेगा? तो कांस्टेंट रहेगा कहां पर? क्या? अच्छा, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो सर्कुलर और इलिप्टिकल में कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ गए?